अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग किरचॉफ लॉज को ही फर्दर जो है वो स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग किरचॉफ लॉज को स्टडी कर चुके हैं, दोनों लॉज को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, तब इस वीडियो को आप जो है वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है कि हम किरचॉफ लॉज जो हैं, जो फर्स्ट रूल है, सेकेंड रूल है, उसको अप्लाई करेंगे और स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और दो किस्म के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और फिर इन द एंड फार्मूला ड्राइव करेंगे फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन बोथ केसेस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर हम अपनी बात को शुरू करते हैं विद सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हम देखते हैं सीरीज़ का मतलब क्या है। सीरीज़ का मतलब यह है कि जो दोनों रेजिस्टर्स हैं उनके एक एक सिरे जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे ये एक रेजिस्टर है, लेट्स से R1। ठीक है, ये आ गए इसके दोनों एंड्स। अब इसके किसी एक एंड से जब दूसरी रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है, ठीक है ना, ये आ गए R2। दो रेजिस्टेंस से हम इसको सॉल्व करेंगे। एंड इन दी एंड ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसको हमने जोड़ा हुआ है एक बैटरी के साथ। ठीक है, जिसका कोई भी वोल्टेज है, लेट से उसका वोल्टेज कर देते हैं V के बराबर। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। जहाँ फ्लो ऑफ करंट का एक ही रास्ता होता है ना, उसे हम कह रहे हैं कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। एक ही रास्ता है, जितना करंट R1 से गुजरेगा उतना ही करंट R2 से गुजरेगा। अगर यहाँ से मिसाल के तौर पे करंट मूव करता है I, तो वही करंट इधर भी पहुँचेगा। वही सेम करंट जो है वो पास होगा R1 से, वही सेम करंट पास होगा R2 से, यानी कि I के बराबर। ठीक है, I1 I2 कहने की ज़रूरत नहीं है, सेम करंट गुजरेगा और वही करंट वापस आ जाएगा बैटरी की तरफ, यानी कि I करंट आएगा। ठीक है, अब वोल्टेजेस जाहिर सी बात है दोनों के डिफरेंस, दोनों के जो वोल्टेजेस हैं वो डिफरेंट होंगे। मिसाल के तौर पे अगर इसका वोल्टेज है तो इसके एंड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको हम नाम दे देंगे V1 का, और इसके एंड्स के दरमियान का जो वोल्टेज है उसको हम नाम दे देंगे V2 का। ठीक है जी। और जैसे कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि दोनों जो है वो सीरीज़ में है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। इस केस के अंदर जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा इज गिवन बाय, वो बराबर किसके होगा, वो बराबर होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, कैसे निकाला, ये हमने किरचॉफ वोल्टेज रूल से ही निकाला है। अगर आपको याद है तो चलो मैं उसको अप्लाई करके भी दिखाता हूँ। किरचॉफ वोल्टेज रूल के मुताबिक सबसे पहले करंट आपके सामने नज़र आ रहा है और मैं यहाँ पर ट्रेवर्स कर देता हूँ। ये जो है वो हमारे जो हमने सपोज करा है सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ये वो वाली डायरेक्शन है। ठीक है, अब रूल क्या कहता था, रूल ये कहता है कि अगर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है आपका ट्रेवर्सिंग, तो आपने इसके वोल्टेज को पॉजिटिव कंसिडर करना है। और अगर आपकी ट्रेवर्सिंग बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है तो फिर आपने बैटरी के वोल्टेज को नेगेटिव लेना है। ठीक है, और क्या हो गया, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव। रेजिस्टेंस के लिए क्या रूल था, मिसाल के तौर पे रेजिस्टेंस से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और आपकी ट्रैवर्सिंग इस डायरेक्शन के अंदर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसी सूरत में रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है उसको पॉजिटिव सपोज करते हैं। इसी तरीके से अगर एक रेजिस्टेंस है, उससे पास होने वाला करंट इस डायरेक्शन में है, इससे पास होने वाला करंट इस डायरेक्शन में है और आप भी ट्रैवर्स इसी तरफ कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस का उसको नेगेटिव सपोज किया जाता है। ये मैंने आपके लिए समरी करी है। अगर नहीं समझ में आएगी और नहीं पता किरचॉफ लॉ तो ज़रूर उस वीडियो को देखो, तलाश फेस एकेडमी और किरचॉफ वोल्टेज रूल सर्च करो, आपको मिल जाएगा। उसको जाके देखोगे तो ये आपको समरी एकदम क्लियर हो जाएगी। तो अब अगर यहाँ से मैं ट्रेवर्स करता हूँ तो आप सबसे पहले V1 के बारे में लिखोगे। अब देखो, हमारी सपोज की हुई डायरेक्शन और ट्रेवर्स वाली डायरेक्शन, यानी करंट की डायरेक्शन और हमारी ट्रेवर्स की हुई डायरेक्शन सेम आ रही है, दोनों क्लॉकवाइज हैं, चाहे R1 से गुजरे या R2 से। तो इसका मतलब जो वोल्टेज होगा R1 का, इसके साथ हमें साइन लगाना पड़ेगा माइनस का। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए रूल ये है कि अगर आपके जो सपोज की हुई डायरेक्शन है ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन है, वही करंट की डायरेक्शन है तो नेगेटिव सपोज करते हैं। अच्छा, R2 के लिए भी ऐसा ही है, R2 से करंट ऐसे गुजर रहा है और आपकी ट्रैवर्सिंग भी क्लॉकवाइज है, इस तरीके से है, तो इसका मतलब इसका वोल्टेज भी नेगेटिव सपोज होगा, माइनस का V2। और फिर अगर आप बैटरी को देखो तो बैटरी की जो ट्रैवर्सिंग है आपकी सपोज की हुई डायरेक्शन, वो बैटरी से नेगेटिव की तरफ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ऐसे करके, ये क्लॉकवाइज, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव को इसको क्या कंसिडर किया जाता है, इसको कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव। तो इस वजह से बैटरी के लिए जो हम यहाँ पे वोल्टेज लिखेंगे वो हम पॉजिटिव वाला लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 आएगा। किरचॉफ वोल्टेज रूल के मुताबिक
ये हमने क्या अप्लाई करा है, ये हमने अप्लाई करा है अकॉर्डिंग टू के वी एल को अप्लाई करा, तो ये आंसर आया। अब यहाँ से अगर वोल्टेज को अलग करते हैं, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो V बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2। तो सिंपल सा रूल ये कहता है कि जो भी इस बैटरी का वोल्टेज है वो इन दोनों के अंदर डिवाइड हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक या KVL के मुताबिक। अब हमें V और V1 और V2 की वैल्यू को मालूम करना है। तो अगर हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ को यूज़ करते हैं तो ओम्स लॉ के मुताबिक V बराबर होता है IR के। अगर V बराबर होता है IR के, देन V1 किसके बराबर आ जाएगा, V1 बराबर आएगा, देखो पहले वाली रेजिस्टेंस से करंट कितना गुजर रहा है, करंट गुजर रहा है I के बराबर, और रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, इसी तरीके से अगर V2 की वैल्यू को निकालना है तो रेजिस्टेंस जो है वो R2 है और करंट वही I गुजर रहा है। तो इसका मतलब V1 आ गया IR1 के बराबर, V2 आ गया IR2 के बराबर। इन तीनों वैल्यूज़ को अगर पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो देखो V की जगह पे क्या आना चाहिए, V की जगह पे आना चाहिए IR, V की जगह पे आना चाहिए IR, V1 की जगह पर आना चाहिए IR1, V2 की जगह पे आना चाहिए IR2। अब आपको नज़र आ रहा है कि I कॉमन है, करंट तो कॉमन है, इसको हमने कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया R1 प्लस R2 और यहाँ पे लिखा हुआ है IR। I से I कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का आंसर हमारे पास आ गया R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, अगर ये R1 और R2 है तो अगर मिसाल तौर पे 3 रेजिस्टेंस होंगी तो तीसरा भी सीधे सीधे ऐड कर देंगे। तो अगर इसी फॉर्मूले को मैं n रेजिस्टेंस के लिए लिखता हूँ, फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स जो है वो n नंबर हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में हम लिखेंगे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली बराबर आती है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5, और ये कहाँ तक चलती है, चलती है Rn तक। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कॉम्बिनेशन सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो आपने क्या करना होता है, आपने रेजिस्टेंस को सीधा सीधा ऐड करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस स्टडी करनी है सेकंड वाले पार्ट में, तो वो हो सकता है कि रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं जो रेजिस्टर्स हैं इन पैरेलल हैं, पहले सीरीज़ में स्टडी करा था, अभी पैरेलल में स्टडी कर लेते हैं। तो उसी तरीके से दो रेजिस्टर्स को सपोज कर लेते हैं। एक मिसाल के तौर पे हो गई रेजिस्टेंस R1, ठीक है, और फिर एक रेजिस्टेंस हो जाएगी R2। ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस हो गई बराबर R2 के। अच्छा, पैरेलल में क्या होता है, दोनों एंड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, करंट डिफरेंट गुजरता है, दोनों एंड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और फिर बैटरी को भी देख लेते हैं, बैटरी को हमने कैसे लगाया, यहाँ से हमने कम्बिनेशन दे दिया और फिर इस तरीके से मैंने इधर एक बैटरी को जोड़ दिया, बैटरी का पॉजिटिव आ गया और नेगेटिव आ गया, ये आ गया बैटरी का पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी का वोल्टेज जो है वो V के बराबर है। ठीक है जी, ये कॉम्बिनेशन ना पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पाथ बिल्कुल अलग है। जो करंट का पाथ है R1 के लिए डिफरेंट हो सकता है और वही करंट का पाथ R2 के लिए डिफरेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ से करंट निकलता है I, ठीक है, यहाँ तक भी करंट पहुँचेगा I, और फिर वो करंट इस पॉइंट पर आके, लेट से टर्मिनल A पर आके डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में। कुछ करंट चला जाएगा R1 की तरफ, मिसाल के तौर पे उसको I1 का नाम देते हैं, और कुछ करंट चला जाएगा R2 की तरफ, इसको नाम दे देते हैं I2 का। और फिर वही दोनों करंट फ्लो होने के बाद यहाँ पर आके कंबाइन होंगे पॉइंट B पर और दोबारा से करंट I बनाएंगे। ठीक है जी, तो इस सूरत हाल के अंदर अगर मैं मिसाल के तौर पे किरचॉफ करंट रूल या करंट लॉ अप्लाई करता हूँ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट लॉ के मुताबिक किसी जंक्शन पे आने वाला करंट बराबर होता है उस जंक्शन से जाने वाले करंट के। तो देखो, आने वाले करंट का नाम है I, यह हमेशा बराबर होगा इस जंक्शन से जाने वाले करंट के, और जाने वाला करंट क्या है, जाने वाला करंट है I1 प्लस I2। तो इसको जहन में रखना है कि I बराबर होगा I1 प्लस I2 के, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अच्छा, अब वोल्टेजेस का क्या मामला होगा, R1 का वोल्टेज, R2 का वोल्टेज, उसके लिए किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा हमें, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। जो सेकंड रूल है ना, सेकंड लॉ है, वो वोल्टेज लॉ है, जिसके मुताबिक हमें सबसे पहले तो सर्किट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पे सर्किट को ट्रैवर्स कर लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से ट्रैवर्स कर लेते हैं। कंडीशन वही है जो इससे पहले मैंने आपको समझाई, अगर
करंट की डायरेक्शन, रेजिस्टेंस से जो गुजर रहा है करंट वो डायरेक्शन, और आपकी जो सपोज की हुई ट्रेवर्स की हुई डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो आपने रेजिस्टेंस को वोल्टेज को पॉजिटिव कंसिडर करना है। और अगर आपकी सपोज की हुई डायरेक्शन और रेजिस्टेंस से गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन सेम है तो आपने उसको नेगेटिव सपोज करना है। ठीक है, अब आप देखें I1 जो गुजर रहा है वो इस डायरेक्शन में गुजर रहा है क्लॉकवाइज, और हमारी ट्रेवर्सिंग भी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब जो वोल्टेज होगा इसका, ठीक है, R1 का जो वोल्टेज होगा जिसको V1 कह सकते हैं, ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सपोज करना पड़ेगा नेगेटिव, मैंने लिख दिया नेगेटिव में। अच्छा, अगर इधर से देखो R2 से, तो R2 का करंट A से B की तरफ जा रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, जबकि ट्रेवर्सिंग जो है वो राइट टू लेफ्ट है, अपोजिट है। अपोजिट है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का V2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये दोनों बराबर होने चाहिए जीरो के, क्योंकि इस लूप के अंदर तो बैटरी लगी हुई नहीं है, तो बस दोनों का वोल्टेज ही आपस में जीरो के बराबर आना चाहिए। और अगर मैं इसको शिफ्ट करूं तो क्या बन सकता है, V2 बराबर आ सकता है V1 के। अगर V2 बराबर आ गया V1 के, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जो दोनों का वोल्टेज है वो सेम होगा। तो V1 V2 लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, दोनों को एक कॉमन नेम दे सकते हैं, और वो कॉमन नेम हो जाएगा V के बराबर। ठीक है जी, अब वोल्टेज तो V के बराबर हो गया, करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर होता है IR के, ठीक है, V IR के बराबर होता है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप I की वैल्यू निकालोगे तो I बराबर आएगा V ओवर R के। अब वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, I1 का फॉर्मूला अगर लिखेंगे देन I1 का फॉर्मूला लिखेंगे तो V ओवर R1 आएगा, I2 का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो V ओवर R2 आएगा, और फिर ये सारी की सारी वैल्यूज जो है उसको हम पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन, वो जो करंट लॉ वाली इक्वेशन थी ना, इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करेंगे। I की जगह I की वैल्यू V ओवर R, I1 की जगह I1 की वैल्यू V ओवर R1, और I2 की जगह V ओवर R2। कॉमन लिया, V कॉमन आ गया 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, और यहाँ पे लिखा हुआ है V ओवर R। जो भी कॉमन आ रहा है आप देख रहे हो वो कैंसिल भी हो रहा है, तो इस मरतबा V से V हो जाएगा कैंसिल। इसका मतलब 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। मीन्स जो नेट रेजिस्टेंस होती है वो एक्चुअली रेसिप्रोकल्स पे डिपेंड करती है। और ये भी आपको बात बताऊं कि ये जो रेजिस्टेंस होती है पैरेलल के अंदर, टोटल रेजिस्टेंस वो हमेशा कम होती है, क्योंकि रेसिप्रोकल लिए जा रहे हैं ना। रेसिप्रोकल जो है, किसी भी चीज़ का आप रेसिप्रोकल करोगे, कोई बड़ी वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर छोटा ही आएगा। इन दी एंड जब रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं तो आंसर हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, चाहे 10 रेजिस्टेंस हो 20 हो, हमेशा आंसर उनसे छोटा आता है। तो अगर यही सवाल मैं लिख देता हूँ, यही फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं तो क्या करना चाहिए, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस 1 ओवर R4, और ये कहाँ तक चलेगा, जितनी भी रेजिस्टेंस हो वहाँ तक इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। ठीक है जी, तो हम लोगों ने ये एक और एप्लीकेशन पढ़ ली किरचॉफ वोल्टेज या किरचॉफ करंट लॉ की, दोनों लॉस की, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मेथड है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को समझने का विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉस। ठीक है जी, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।